Recording in progress. हम लोगों ने आज शुरू करना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत से विटामिन्स आ जाते हैं, बी 1 और ऑनवर्ड्स, बी 6, बी 12, बी 3। हम लोगों ने आज ओवरऑल सबका ही जो है एक ओवरव्यू लेना है। अब जब भी हम लोग विटामिन्स पढ़े हैं, हमने जो पीछे विटामिन्स पढ़े हैं, हमने सबसे पहले उसमें क्या देखा है। सबसे पहले शुरू होकर इंट्रोडक्शन है जिसमें सिनोनिम्स होंगे। देन हमने उनका सोर्स बताना है, फिर उनके फंक्शंस कि हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और लास्ट में डेफिशिएंसीज। ये मेनली आपकी चार हेडिंग्स हैं जो कि अगर आपको किसी भी विटामिन का क्वेश्चन आता है, आपने ये चार हेडिंग्स जरूर लिखनी है। अब इन हेडिंग्स के अंदर बहुत बहुत मटेरियल आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप इस मटेरियल को शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो, बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। बस आपने इस तरह से लिखना है कि आपको लगे कि आपका 5 नंबर का सवाल आएगा ना, आपको 5 नंबर का सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। उसके लिए जो है, हम जब भी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोगों को लगता है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 लाइनों का होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी मैट्रिक है। मोस्टली मैट्रिक का स्टूडेंट इनरोल होता है, उसको उसने पीछे जो है मैट्रिक में शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 लाइनों का लिखा होता है, उसको लगता है आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 से 4 लाइनों का है। लेकिन ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 लाइनों का नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। 5 नंबर के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, जिसमें आप डायग्राम भी बनाओगे, जिसमें आप हेडिंग्स भी दोगे, जिसमें आप बुलेट्स भी दोगे, जिसमें आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी रखोगे। तो ये था ओवरव्यू कि आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। हम जितना भी डाटा पढ़ रहे हैं, आपने उन चार हेडिंग्स के अंदर अपने तमाम जो है डाटा को कंपाइल करना है, कॉम्प्रिहेंसिव करके थोड़ा सा करके लिखना है, ब्रीफ करके लिखना है। लेकिन आपने इतनी डिटेल में नहीं लिखना जितनी डिटेल में आप पढ़ रहे हो। फिर हम इतनी डिटेल में पढ़ क्यों रहे हैं? एक तो अपनी नॉलेज के लिए। दूसरा ये चीज़ कि आप लोग जो है जब थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो जब आप याद करोगे, पेपर पे लिखने के टाइम पे आपको थोड़ा सा भूल भी जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना डाटा होगा कि आप अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। अगर आप याद ही थोड़ा करोगे और उसमें से भी 2 4 पॉइंट्स आपको भूल गए, तो आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है ना वो फिर खतरे में पड़ सकती है। क्वेश्चन अटेम्प्ट आपकी ठीक नहीं होगी, और फिर आपको अल्टीमेटली आपको नंबर्स का लॉस होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाए और हम अच्छे तरीके से पास भी हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने विटामिन बी 1 से शुरू करना है। विटामिन बी 1 का जो दूसरा नाम है वो है थायामीन। विटामिन बी 1 जो है बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो फैट सॉल्युबल है वो A, D, E, K हमने पढ़ लिए हैं। बी विटामिन जो है ये सारे के सारे, बी 1 हो गया, बी 6, बी 12, बी 3, जितने भी विटामिन बी हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले इनका बताना है कि ये वाटर सॉल्युबल है। फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स की अगर हम लोग इनकी बात करें तो सिनोनिम इसके यूरेन थायमीन, मेनली इसको थायमीन कहा जाता है, जो कि इसके नाम के साथ ऊपर लिखा भी हुआ है। एंटी बेरीबेरी फैक्टर या एंटी न्यूरोटिक फैक्टर भी इसका नाम है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? अब ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी 1 की कमी से। ये डिजीज का नाम है। आगे फिर वही सेकंड है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप सिनोनिम और थोड़ा बहुत विटामिन के बारे में लिख दोगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सोर्सेज की। सोर्सेज जो हैं वो दो तरह के हैं, एक एनिमल सोर्स, एक प्लांट सोर्स। अगर हम लोग एनिमल सोर्स की बात करें तो ये एग योक के अंदर, मतलब अंडे की जर्दी के अंदर होता है, दूध के अंदर, और हार्ट के अंदर, और हार्ट एंड लिवर ऑफ फिश के अंदर भी मौजूद होता है। उसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में ये जो है ज़्यादातर जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, ब्रेड्स के अंदर मौजूद होता है, फिश, लीन मीट्स एंड मिल्क जो है ये तो हमारे एनिमल सोर्सेज हो गए। फ्रेश फ्रूट्स के अंदर होता है, नट्स के अंदर होता है, पल्सेस भी आप लोगों की जो दालें वगैरह हो गई, जैसे लोबिया वगैरह, ये पल्सेस हो गई इनके अंदर। और होल व्हीट फ्लोर के अंदर होता है, जिसमें आपका जो है ब्रान, ये यहाँ पे ब्रान ब्रेड दिखाई हुई है, जिसके अंदर ब्रान भी ऐड हो, छना हुआ आटा ना हो, उसके अंदर ब्रान भी ऐड हो। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें, तीसरी और मेन हेडिंग के, ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसका जो मेन काम है ना, वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, यह आपकी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के जो 3 स्टेप हैं, जो 3 साइकिल्स हैं, 3 मेजर अलग अलग सीक्वेंस में जो 3 रिएक्शंस होते हैं, वो इन तीनों में अंदर से 2 रिएक्शंस में तो इसका मेजर रोल प्ले होता है। जैसे एक्टेस कार्बोक्सिलेज करेंगे तो ये जो पायरोविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जो कि फिर आगे आपकी नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर ऐड होता है। इस रिएक्शन को ये जो है कैटेलाइज करवाता है। उसके अलावा जो है सिट्रिक एसिड को ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट करवाता है। ये आपकी 2 साइकिल्स के अंदर जो मेजर आपकी साइकिल्स हैं ग्लाइकोलाइसिस की, उसके अंदर इसका बड़ा मेजर रोल प्ले होता है। उसके बाद एज अ ट्रांस कीटोलेज भी ये काम करता है। ट्रांस कीटोलेज का क्या काम होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर इसका काम होता है। और ये एंजाइम जो है
ये रिएक्शन को बेहतर बना देगा, तेज कर देगा। इसका इस रिएक्शन के लिए होना भी जरूरी होता है। उसके बाद जो है फैट को तोड़ के उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कन्वर्ट करने का जो रिएक्शन होता है, उसमें भी ये अहम किरदार अदा करता है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ के लिए भी विटामिन B12 बहुत जरूरी है, जैसे दूसरे विटामिन जरूरी है उसी तरीके से बहुत से अब ये रिएक्शंस है। अब जब तक ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, उनसे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट रखेंगे। ठीक है, एनर्जी चाहिए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इनडायरेक्टली इसका ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट आता है। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट है, उसी तरीके से साइड बाय साइड इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी वैसा ही डायरेक्ट इफेक्ट है। हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाए उसके लिए जो है, उसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा जो है इसके बहुत से जो है, डिप्रेशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, टिंगलिंग ऑफ टोज हो गई, सोल और इंडाइजेशन के ऊपर जो है इसका प्रोटेक्शन इफेक्ट आता है। फिर कहते हैं कि ये मेंटल एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें जो है इस टिडबिट में भी लिखी हुई हैं। और अब बेरी बेरी कह रहे हैं, बेरी बेरी वो डिजीज है जो कि इसकी डेफिशिएंसी से होती है। अब ये मेन फंक्शंस की आगे और लास्ट में ये हेडिंग आप डेफिशिएंसी का भी लिख सकते हो। इसमें क्या है कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होगी, बेरी बेरी। और बेरी बेरी एक्चुअली में क्या होती है, ये बीमारी में ना आपको बहुत ज्यादा फटीग, बहुत ज्यादा थकावट होती है, आपसे कोई काम शाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रही है। आप खा तो रहे हो जो है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो टूट के एनर्जी नहीं बना रहे, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप वीकनेस फील करते हो, तो फिर आप कहते हो आई कैन नॉट, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। तो ये है बेरी बेरी के मेजर सिम्टम्स। तो इस बेरी बेरी को ना आप डेफिशिएंसी का भी हेडिंग दे सकते हो। तो हमारी ना मेजर हर हार्मोन की यही चार हेडिंग्स है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें उसकी केमिकल नेचर आ जाती है और उसके सिनोनिम्स आ जाते हैं। आपको केमिकल नेचर की अलग से हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिनोनिम्स की अलग से हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे सकते हैं, या आप जनरली हेडिंग दे के मेन विटामिन की हेडिंग दे के नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे या बुलेट फॉर्म में लिखेंगे चीजें, सबको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन लिख रहा है इस विटामिन का। सेकेंड हेडिंग आप लोग दें इसके सोर्सेज के, उसमें प्लांट सोर्स की अलग हेडिंग दें, एनिमल सोर्स की जरूर अलग हेडिंग दें। फिर नीचे फंक्शंस आ जाते हैं, फंक्शन थोड़े डिटेल में लिखें, फंक्शन थोड़े डिटेल में लिखें। मेजर जो आपका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की जो बॉडी है, जो आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, वो फंक्शंस पर रखें कि इसका ये भी काम है। वो आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं, वो आपको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने डाटा को फॉलो कर रहे हो। मैं आप लोगों के साथ इस लेक्चर के एंड के ऊपर जो है शॉर्ट फॉर्मेट भी शेयर करूंगी। शॉर्ट फॉर्मेट में आपको शेयर करने का मकसद ये है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्मेट से भी याद कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको थ्योरेटिकली इतने लॉन्ग फॉर्मेट से याद करो, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव डाटा इन्होंने वाइटामिन का दिया हुआ है। और लास्ट में थर्ड फोर्थ हेडिंग जो है वो डेफिशिएंसी की, अगर ये विटामिन बॉडी के अंदर नहीं होगा तो फिर कौन सा इसका नुकसान होगा। तो ये फोर हेडिंग्स हर विटामिन के अंदर मस्ट है। ये आपका विटामिन B1 हो गया, थायमिन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B2 आता है। B2 जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हीट स्टेबल है। और इसकी जो है डिफिशियंसी से क्या होगा, इसके सिनोनिम राइबोफ्लेविन है, लैक्टोफ्लेविन है। इसकी डिफिशियंसी की ना दो लाइंस है, कि ये टॉप पे लिखी है, क्लास में भी लिखी है। थोड़ी केमिकल नेचर बताई है, मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल नेचर में आप लोग रिएक्शन ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो बना लें, अगर आप नहीं बना सकते तो कोई मसला नहीं। बाकी हमारे पास इतना डाटा जरूर मौजूद है कि आपका क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो जरूर करे, इससे क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके फिर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। आप इधर इन दो पोजीशंस के ऊपर अगर जो है मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप कहीं और नहीं लगा सकते हो, आपने इधर ही ये जो है ग्रुप्स लगाने हैं। आपने फिर इसको आइडेंटिकल जो है वो ड्रॉ करना है। तो अगर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है और आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत अटेम्प्ट हो जाएगा, आपको नंबर बड़े अच्छे मिल जाएंगे। सेकेंड हेडिंग आ गई इसके केमिकल इसके सोर्सेज की। सोर्सेज के अंदर वही प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो है सबसे ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स के में पाया जाता है। उसके अलावा जो है एनिमल्स की बात करते हैं तो ये जो है फिश में, फिश हार्ट में, उसकी किडनी में और मिल्क में और एग्स में ये इसका सोर्स है। फंक्शंस, विटामिन B2 का फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर जो है एज अ एंजाइम काम करेगा। और राइबोफ्लेविन
as such is not biologically active. In order to activate it, it must be phosphorylated, which take place mainly in the kidney and intestinal wall. कह रहे हैं जब आप इसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं या खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। अगर आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है हेल्दी स्किन के लिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, उसके अलावा स्किन स्किन मोस्टली इसका स्किन का ही काम है, इसके लिए अगर बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी इसको इसकी नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। और वो क्या है, इसकी जो है फॉस्फोरिलेशन होती है। और फॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है, या तो किडनी में जाके होगी या इसकी इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाके इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी, फिर ये एक्टिव हो जाएगा और फिर एक्टिव होके इसके मेनली जो इसके काम है ना वो इसके स्किन इन्फेक्शन ही हैं। फिर आगे हम लोग जो हैं देखें कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या मसले हो सकते हैं। इसका फंक्शन इन्होंने देख लिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में होता है। इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा, इसके साथ है ना मैंने आपको बताया था वीकनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। अब ये चिलोसिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है, इन दोनों का मतलब ये होता है कि आपके जो ये माउथ के या लिप्स के कॉर्नर्स हैं इनमें छाले बन जाएंगे, फिशर्स बन जाएंगे, स्किन फट जाएगी, ड्राई हो जाएगी और ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। तो ये इनका मतलब है और इसमें ये बहुत कॉमन है। डर्मेटाइटिस, यही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पैची हो जाएगी। और माउथ लीजन्स बन सकते हैं, आपकी टंग खराब हो सकती है, आपकी टंग में लीजन्स बन सकते हैं, जुबान और आपके फेरिंग्स, आपका गला खराब हो सकता है, आपका ग्लॉटस इन्फेक्टेड हो सकता है। अब थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे समरी भी बता दी है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन में आपसे कह रही थी लास्ट में जो है इसकी डेफिशिएंसी की एक लाइन है कि फ्लेविनोसिस जो है वो हो सकता है इसकी कमी की वजह से। एक डेफिशिएंसी की लाइन हमने ऊपर देखी थी कि इसकी डेफिशिएंसी जो है वो एरिबोफ्लेवोनोसिस या फिर नीचे जस्ट फ्लेवोनोसिस, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि आप लोगों को अगर एमसीक्यूज में एरिबोफ्लेवोनोसिस या फ्लेवोनोसिस आता है तो आप जो है वो इसको आप इसको जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। ये चार हेडिंग्स हो गई, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी 3 आता है, इसको नायसिन भी कहते हैं, नायसिनामाइड भी कहा जाता है। अब नायसिन जो है सबसे पहली चीज वही कि वाटर सॉलेबल है और ये थर्मोस्टेबल है, मतलब कि ये हीट के अंदर स्टेबल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्लेगरा। अब डेफिशिएंसी से जितनी भी डिजीजेज हो रही है ना बच्चों, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। क्यों? क्योंकि इसके एमसीक्यूज आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी तक हर डिजीज की डेफिशिएंसी से जो बीमारी हो रही है, स्पेसिफिक बीमारी, वो हम लोगों ने पढ़ी है। विटामिन बी 1 से बेरी, बी 2 से फ्लेवोनोसिस, बी 3 से प्लेगरा। प्लेगरा जो है ये भी स्किन स्किन के इसके ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं और इसके जीआईटी के भी इसके सिम्टम्स आते हैं। सिनोनिम की बात करें, निकोटिनिक एसिड, नायासिनामाइड और प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर या निकोटिनामाइड इसके सिनोनिम्स हैं। फिर केमिस्ट्री अगर आपने इसके अंदर ऐड ऑन करनी है तो आप थोड़े से इसके पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो है in the animal tissues it is foundly as a amide known as niacinamide, और लेबोरेटरी के अंदर भी इसको बनाया जाता है। इसकी ऑक्सीडेन निकोटिन वगैरह उसकी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ निकोटिन, इससे बनाया जाता है। और ये आगे रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से इसका रिएक्शन करेंगे। क्वेश्चन में आपने केमिस्ट्री और उसके अलावा सिनोनिम और ये फ्रंट जो है ना इसको मिला के आपने शुरू इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है। सेकंड हेडिंग जो है वो आपकी सोर्स की होनी चाहिए। सोर्स की हेडिंग के अंदर एनिमल और प्लांट सोर्स, एनिमल्स और लिवर, किडनी, मीट, फिश, एग्स, मिल्क। ऑलमोस्ट देखें कि मिल्क और एग्स हर विटामिन में आ रहे हैं, इवन फिश भी हर विटामिन में आ रही है। फिर प्लांट की बात करें तो लेग्यूम्स, जितने भी ये लेग्यूम्स होते हैं, फलियां, लेग्यूम जितनी भी ये फलियां वगैरह होती हैं, पीनट्स में होता है, होल व्हीट के अंदर होता है, टोमेटोज के अंदर होता है, और लीफी वेजिटेबल जो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। मेन अगर इसका काम देखें तो ये एज अ कोएंजाइम काम करता है। कोएंजाइम मतलब बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो डोनेट होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। तो ये जो हमारा विटामिन है, जो हमारा नायासिन या नायासिनामाइड या निकोटिनिक एसिड है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो काम कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो कि NAD से NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या NADP से NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन ले लेगा, इसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो NADP है। ठीक है, निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, जो है NAD हो गया या NADP हो गया। इसकी एब्रिवेशन इधर नहीं लिखी हुई, इसको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से कर ले कि NAD है या NAD फॉर्म NADP फॉर्म में ये ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है। तो अगर आप इंटेक करेंगे इसको एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स से, तो ये क्या होगा, आपके जो जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा। अगर वो NAD फॉर्म में है तो NADH बना देगा,
अगर वो NADP फॉर्म में है तो NADPH बना देगा। ठीक है, ये रिएक्शंस जो है आपके बॉडी के जितने भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो है ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होते हैं। तो इन सब के अंदर ये एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनेटर बहुत से कोएंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे FAD हो गया, NAD हो गया, ADP हो गया। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ही जो है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करके, कोएंजाइम के तौर पे काम करके ही बहुत से रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ये प्लेग्रा को प्रिवेंट करता है, अपने रिडॉक्स रिएक्शन की कैपेबिलिटी की वजह से ही ये इसको प्रिवेंट कर रहा है। ब्लड कोलेस्ट्रोल को जो है ये कम करता है। आपकी ग्रोथ को जो है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्दी नर्व्स के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके CNS के ऊपर इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, आपके CNS को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसका ना आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर वेजोडाइलेशन इफेक्ट है, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स के डायमीटर को या उनके जो ल्यूमेन स्पेस है उनको ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो है बहुत वेजोडाइलेशन होगी, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो किस तरफ को करेगा, एक साइड पे करेगा, जिससे फ्लशिंग हो सकती है। फ्लशिंग या इची सेंसेशन, फ्लशिंग होता है एक बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाना, फेस से रिलेटेड होता है ज्यादातर ये फ्लशिंग, एकदम से फेस बहुत ज्यादा रेड हो जाए, तो ये इसके इफेक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे इसके लास्ट हेडिंग जो है वो नहीं लिखी हुई, तो आप ये प्लेग्रा वाली हेडिंग को, डेफिशिएंसी की हेडिंग खुद बना के उसमें ये बता सकते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, प्लेग्रा। ये 4 हेडिंग इसमें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन है, विटामिन B6। विटामिन B6 प्रॉपर्टीज की अगर तरफ हम जाएं तो प्रॉपर्टीज में वही चीज आएगी कि ये वाटर सॉलेबल है, हीट स्टेबल है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सिनोनिम्स पायरोडॉक्साइन, पायरिडॉक्सामाइन और पायरिडॉक्सा, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंड केमिकल नेचर अगर आप ये याद कर सकते हैं तो जरूर याद करें। जो छोटे स्ट्रक्चर है ना, जैसे ऊपर B3 का भी स्ट्रक्चर छोटा था, वो भी आप कर लें तो ज्यादा अच्छा, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छी हो जाएगी। देखिए छोटा स्ट्रक्चर है, ये आप कर लें याद, लिख के याद, स्ट्रक्चर हमेशा लिख के याद करते हैं बच्चों। और ये भी छोटा स्ट्रक्चर है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद कर लें, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके ना थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा है, कभी आपने अपने भी नोट किया हो तो। फिर एक ये हेडिंग पूरी होगी जिसमें आपने सिनोनिम, केमिकल नेचर और शुरू के इंट्रोडक्शन को करके आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लिया B6 का। देन आपके मेन चीज सेकंड हेडिंग आती है सोर्सेज। सोर्सेज के अंदर आपने बताना है कि एनिमल सोर्सेज में एग योक, मीट, फिश, मिल्क, ये वो सोर्सेज है जो अभी तक हम सारे वाइटामिन के पढ़ रहे हैं। ठीक है, यीस्ट जिसके अंदर एक्स्ट्रा सोर्स लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने प्लांट देखा, प्लांट में होल ग्रेन कैबेज, मतलब जो है पत्ता गोभी जो है वो भी इसके है, लेग्यूम फलियां भी, और कॉलीफ्लावर फूल गोभी भी। ये जो है ना, ये दोनों चीजें, ये जो गोभी है ये इसके अंदर ये बहुत ज्यादा मौजूद है B6। अगर हम इसके केमिकल फंक्शंस की बात करें तो एज अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एज अ एंजाइम काम होता है। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के अंदर ये आता है, डीअमाइनेशन रिएक्शन ये करवाता है, और कंडेंसेशन रिएक्शन ये करवाता है। ये हमारे बॉडी के मेजर रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब इस पॉइंट पे भी आपकी बॉडी के अंदर, आप आराम से बैठे लेक्चर सुन रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूस ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये आपकी बॉडी के जनरल जो है मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म भी आती है, कैटाबॉलिज्म भी होता है, चीज़ों को बनाने के लिए या चीज़ों को तोड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए ये रिएक्शन बड़े ज़रूरी हैं। और ये आपकी बॉडी में डेली बेसिस के ऊपर हर टाइम पे हो रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसअमाइनेशन, डीएमिनेशन, कंडेंसेशन, इन सब रिएक्शंस के अंदर जो है इसका मेजर रोल एज एंजाइम प्ले होता है। ये होगा एंजाइम तो ये रिएक्शन होंगे। उसके अलावा जो है ये फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर भी मेजर रोल प्ले करता है। कौन से फैटी एसिड सिंथेसिस, 2 फैटी एसिड्स हैं, लाइनुलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। इन दोनों की जो है ये सिंथेसिस के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एक दफा पास पेपर में जो है ना MCQ भी आपका आया हुआ है। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है उसका पार्ट है, मतलब उसका उसका हिस्सा है। उसके अलावा अमाइनो एसिड एंड के ट्रांसपोर्ट, पोटासियम ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करने के लिए भी ये रोल प्ले करता है। मतलब अगर पोटासियम आयन जो है वो सेल के अंदर एंटर करना है, ऑलरेडी सेल के अंदर बहुत ज्यादा पोटासियम आयन है और फिर भी एंटर करना है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या क्या होता है, हमेशा हाई से लो की तरफ चीज जाती है। लेकिन अगर आपने लो से हाई की तरफ भेजनी है, बाहर ऑलरेडी पोटासियम कम है, सेल के अंदर ज्यादा है, लेकिन बाहर जो बचा कुचा पोटासियम रह गया वो भी अगर सेल के अंदर एंटर करना है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, तब ये जो है ये एंजाइम यूज हो सकता है, ये विटामिन यूज हो सकता है। फिर डेफिशिएंसी से क्या होगा, इसमें जो है मेजर डेफिशिएंसी से आपके
हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है, लिम्फोसाइटोपिनिया हो सकता है। लिम्फोसाइटोपिनिया होता है कि आपके लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी अमाउंट कम हो सकती है। मतलब ब्लड के ऊपर इस हम लोगों ने जब ब्लड का चैप्टर पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ब्लड सिंथेसिस के लिए B12 और B6 बड़ा जरूरी होता है। तो ये इसलिए यहाँ पे यही बताया हुआ है कि इसकी कमी की वजह से ये देखो आपको अनीमिया भी हो सकता है, और ब्लड से रिलेटेड ये डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। GIT की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कन्वल्जन्स आ सकती हैं। उसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, आपकी बॉडी में ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। स्किन से डर्मेटाइटिस एंड CNS के अंदर जो है आपको पेरिफेरल न्यूराइटिस डिप्रेशन भी हो सकता है। इसमें देखिए इन्होंने डिटेल के अंदर, क्योंकि विटामिन B6 और विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, तो ये थोड़ी सी डिटेल में है। तो ये जनरल इनके जो हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस। देन आपकी डेफिशिएंसीज, ये दो हेडिंग्स हो गई, एक सोर्सेज की हेडिंग है और शुरू में इंट्रोडक्शन। B6 B12 आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, फिर आता है ये विटामिन जो है ना, जैसे खाली पेपर के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। आपने कल को, आप लोगों ने कल को प्रैक्टिस करनी है, मेडिकल स्टोर्स अपने बनाने हैं, तो आप लोगों को बेसिकली जो है पता होना चाहिए कि एक हर बॉडी की विटामिन की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी के लिए विटामिन जरूरी क्यों है। अगर किसी को कोई कॉन्टिन्यूअस कोई स्पेसिफिक किस्म की डिजीज शो हो रही है तो वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो रही है। लोग ना विटामिन को जरूरी समझ के नहीं लेते। हम लोगों के जो जनरली जिस तरह की हमारी वो पॉपुलेशन की जो डिमांड है ना, वो यही है कि बीमार दवाई या गोली या कैप्सूल या टैबलेट तभी लेनी है जब कोई बीमारी है, कोई जिसमें आपको अनईजीनेस हो रही है, कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा है, तब वो दवाई लेते हैं। वो कोई प्रिवेंटिवली कोई ऐसी चीज लेना पसंद ही नहीं करते जिससे आपकी बीमारी रुक सके। क्योंकि आजकल हमारे जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंसेस, जो फूड प्रेफरेंसेस हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज से विटामिन बहुत लिमिटेड उनकी बॉडी में एंटर होते हैं। कुछ जो है सब्जियां नहीं खाते, कुछ फ्रूट्स नहीं खाते लोग, कुछ जो है वो मीट नहीं यूज करते, कोई फिश नहीं खाता, तो विटामिन की कमी हो सकती है जिसकी वजह से कोई फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल जो है वो नुकसान हो सकते हैं बॉडी को। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए हम लोगों को जो है वो विटामिन के फिर सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है। अब आता है आपका विटामिन B7। विटामिन B7 अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसको वैसे विटामिन H भी कहा जाता है या कोएंजाइम R भी कहा जाता है। ये हीट स्टेबल है, वाटर सॉलेबल है, और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम एनिमल सोर्सेज, ये वही स्ट्रक्चर और सिनोनिम्स और ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया, देन हमारे पास सोर्सेज आते हैं। सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्सेज देखें, वही किडनी, लिवर, मिल्क, एग्स, ये ऑलमोस्ट हर जो है विटामिन के अंदर रिपीट हुआ है। फिर प्लांट सोर्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और टोमेटोज, ये सोर्सेज हो गए विटामिन B7 के। फंक्शन एज अ कोएंजाइम काम करेगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए। उसके अलावा जो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में भी काम जो है करता है। प्यूरिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है। उसके अलावा डीमाइनेशन रिएक्शन में भी काम करता है। मतलब कि डीमाइनेशन रिएक्शन क्या है, ये आगे जो बताई हुई प्यूर बेसिस है ना, नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ये अमाइनो एसिड्स हैं। थ्रियोनीन, तो इन इन सब अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन को कैटेलाइज करता है, मतलब इनके टूटने को, ठीक है, इनके टूटने को भी जो है ये कैटेलाइज करेगा। अच्छा, अब इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, इसकी डिफिशियंसी से इंक्रीज हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, मस्कुलर पेन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, और हेयर लॉस हो सकता है। ये आपकी 4 हेडिंग्स, आपका विटामिन जो है 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B9 आता है। B9 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। हम लोग अक्सर अपने घरों में जो है सुनते हैं फॉलिक एसिड लो, खून की कमी हो जाएगी, फॉलिक एसिड लो। अगर किसी को अनीमिया हो तो कहते हैं फॉलिक एसिड लो। तो फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड आपके एक तो ब्लड के लिए जो है, ब्लड सेल्स बनाने के लिए एक बड़ा जरूरी है। दूसरा उसके और भी जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो भी हम पढ़ते हैं। वो सबसे पहले वाटर सॉलेबल है, हीट स्टेबल है, एंटी अनीमिक है। मतलब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और ब्लड की रेगुलेशन, उसकी सिंथेसिस और उसकी रेगुलेशन में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। देखो ये स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बना सकते कोई मसला नहीं। सिनोनिम इसका क्या है, ये हमेशा बच्चे जो है ना इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। इसका सिनोनिम जो है ये विटामिन MB कहलाता है। फिर आगे चीज आती है इसकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है फॉलिक एसिड की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है दैट इज टेट्रा हाइड्रोफोलेट। और वैसे जो है ये, its structure has 3 components: a tridine nucleus linked to para-aminobenzoic acid to form butyric acid, and it
टर्न इज लिंक्ड टू ग्लूटामिक एसिड। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ है कि तीन बेसिक कंपोनेंट्स में मुश्तमिल है। एक मेन न्यूक्लियस है, उसके एक साइड पे एक चीज अटैच है और दूसरी साइड पे दूसरी चीज अटैच्ड है। उसके अलावा जो है फॉलिक एसिड को जो है एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करना है। टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो है इसकी रिडक्शन होती है। फॉलिक एसिड को पहले डायहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको आगे फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है जो है ऑल ओवर द नेचर। एनिमल सोर्सेज में भी ये किडनी, बीफ, लिवर, और आपके डाइटरी सोर्सेज मोस्टली आप अपनी डाइट से इसको अपनी बॉडी में एंटर करवाते हो। प्लांट सोर्सेज के अंदर कॉलीफ्लावर, व्हीट एंड वेजिटेबल्स, इन सब से आप इनको जो है वो इनटेक करवाते हो अपनी बॉडी में। फंक्शंस की बात करें तो इसका मेजर फंक्शंस जो है ये आपकी बॉडी के ब्लड पे है। सिंथेसिस ऑफ कोलिन में हेल्प करता है, और ये विटामिन B12 को हेल्प करता है। ब्लड जो है वो रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस मतलब ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल मेजर प्ले होता है। रेड ब्लड सेल के ऊपर इसका इफेक्ट है। DNA सिंथेसिस में इसका इफेक्ट है। और ये विटामिन B12 को भी करता है, और विटामिन C को भी हेल्प करता है। डाइजेशन में इसका इफेक्ट है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में इसका इफेक्ट आ जाता है। और हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म मतलब ये अमाइनो एसिड है, इसकी मेटाबॉलिज्म में भी इसका मेजर रोल होता है। और ये सिंथेसिस ऑफ कोलिन जो है इस पे भी देख ले, इसमें भी इसका मेजर रोल होता है। डिफिशियंसी से, इसकी कमी से आपको हेमेटोपोइटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं, मतलब आपका जो ब्लड बन रहा है वो इतना अच्छा नहीं बन रहा, वो एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाएगा। बोन मैरो डिप्रेशन आ जाएगा, पैनसाइटोपिनिया आ जाएगा, या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स की बात करें तो एजोस्पर्मिया भी हो सकता है या एमेनोरिया भी हो सकता है, और ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स आएंगे। और उसके अलावा जो है अगर हम लोग ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी इसकी गैर मौजूदगी में। और उसके अलावा जनरलाइज इफेक्ट के अंदर मोस्टली GIT और स्किन के इफेक्ट्स हैं, जिसमें लेथार्जी हो सकती है, फटीग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मैल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, डर्माटाइटिस हो सकता है। फिर लास्ट में हमारे पास आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये मोस्ट पोटेंट विटामिन है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिशिएंसी से पर्निशियस अनीमिया हो सकता है। इसको कोबालामीन, साइनोकोबालामीन, कोबामाइड, कोबाल्टमाइन और एंटी पर्निशियस अनीमिया फैक्टर भी कहते हैं। और इसकी अगर हम थोड़ी सी केमिस्ट्री पहले पढ़ें तो ये ओनली अक्रिंग नेचुरल कंपाउंड है दैट कंटेन्स कोबाल्ट। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हमारी नेचर में एक ऐसा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बाय जो है डिफॉल्ट इसके अंदर नेचुरली तौर पे इसके अंदर कोबाल्ट आयन मौजूद होता है। वाटर सॉलेबल है, हीट स्टेबल है, और न्यूट्रल पीएच के ऊपर काम करता है, और अल्कलाइन पीएच के ऊपर मतलब बेसिक पीएच के ऊपर काम नहीं करता। उसके अलावा कह रहे हैं कि दो टाइप के विटामिन जो है ना, विटामिन B12 जो है फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स जो हैं वो आपकी आप थेरेप्यूटिक्स में यूज करते हैं, हाइड्रोक्सीकोबालामीन और साइनोकोबालामीन। ये थोड़ी केमिस्ट्री होगी। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के अंदर प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स की अगर हम देखें तो प्लांट सोर्स के अंदर जो है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट सोर्स, लेकिन कुछ फलियों के अंदर, कुछ लेग्यूम्स के अंदर जो है वो प्लांट जरूर पाया जाता है, और वो भी वो जो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं उनके अंदर पाया जाएगा, वरना नहीं है। मोस्टली जो है ये एनिमल सोर्स में ही पाया जाता है। और ये वो विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर किसी प्लांट को कंटेमिनेट किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो फिर जो है ये पाया जाएगा उन प्लांट्स में, वरना नहीं। और एग्स, फिश, चीज, मसल, मिल्क, होल मिल्क वगैरह के अंदर, किडनी, लिवर के अंदर ये जो है पाया जाता है। फिर अगर हम इसके जो है फंक्शन की बात करें, फंक्शन की अगर हम बात करें, एरिथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स में इसका मेजर रोल प्ले है। वाइट ब्लड सेल्स की मैचुरेशन के अंदर इसका रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में, आइसोमेरिज्म रिएक्शन के अंदर। और ये जो है आइसोमेरिज्म रिएक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट आयन है। चलो इतनी डिटेल में नहीं जाते, बस ये कि आइसोमेरिज्म रिएक्शंस के अंदर भी इसका मेजर रोल प्ले होता है। और मेथियोनिन की फॉर्मेशन, मेथियोनिन क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनमें एक मेथियोनिन भी है।
और फोलेट जो है ट्रांसमाइलेशन करता है ताकि रिसाइकलिंग हो जाए, न्यू फोलेट भी बन सके। न्यू फोलेट आइन से आपका फोलिक एसिड एंड देन अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा आपकी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। फिर लाइपोट्रोपिक फैक्टर, लाइपोट्रोपिक इफेक्ट ओवरऑल आपके जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। और अगर इसकी सिंथेसाइजिंग इफेक्ट जो है इसकी लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड और उनकी सिंथेसिस के ऊपर, उनकी सिंथेसाइजिंग या उनकी मेटाबॉलिज्म के ऊपर, इसका मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों चीजें, एनाबॉलिज्म भी आती है, कैटाबॉलिज्म भी आता है, उसके ऊपर भी इसका रोल, मेजर रोल प्ले होता है। फिर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी से बहुत से मतलब पहला मसला तो वही आएगा कि आपकी ब्लड प्रोडक्शन मतलब एनीमिया होगा। फिर उसके अलावा और भी मसले आ सकते हैं, एरिथ्रोपोइसिस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है आपके, जो है एरिथ्रोसाइट्स ठीक मतलब आपके रेड ब्लड सेल्स ठीक तरीके से नहीं बनेंगे। मेजर इशू आ गया आपके ब्लड सेल्स, ब्लड प्रोडक्शन के ऊपर। साइड इफेक्ट्स जो दूसरे हैं वो आपका ये भी आ सकता है कि आपका गैस्ट्रिक मसले भी हो सकते हैं, और भी बड़े मसले हो सकते हैं। समटाइम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है आपका विटामिन बी पहुंच तो रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, वो भी डिफरेंट वजहों से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये कुछ वजह भी लिखी हुई हैं कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुई है आपका कोई, जो आपका जो पूरा जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर स्टमक के ऊपर या तो कोई जो है इफेक्ट ऐसा आया हुआ है, या कोई ऑपरेट हुआ है, या कोई ट्रॉमा की वजह से आपकी जो गैस्ट्रिक है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, कोई इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से। या आपकी पेंक्रिएक्टमी हुई है, मतलब आपकी बॉडी का पेंक्रियाज रिमूव किया गया है, या इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म। टेपवर्म अगर आपकी बॉडी के मतलब वर्म्स है आपकी बॉडी में तो वही सब कुछ ऑब्जॉर्व कर जाएंगे, बॉडी के लिए छोड़ेंगे ही नहीं। और स्प्रू एंड ड्रग्स, इनकी वजह से आपकी बॉडी को मिल तो जाता है ये विटामिन बी 12 विद फूड या फिर विद सप्लीमेंटेशन, बॉडी के अंदर चला जाएगा लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, आपके जीआईटी के अंदर ही रह जाएगा। अब जो इसमें मेजर जो बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा हुआ है ना उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो है पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की, देन आप सोर्सेज, अब सोर्सेज इसके अंदर कम है तो आप इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। देन फिर आपके फंक्शंस आते हैं, फंक्शन इसके ज्यादा हैं तो आप एक एक लाइन की बस हेडिंग हेडिंग दें और साथ उसके हेडिंग के आगे एक लाइन लिखें। मेजर आपका जो विटामिन का क्वेश्चन होता है उसके जो मेजर कंटेंट आपने लिखना है वो आपके उसके फंक्शंस लिखने हैं। डेफिशिएंसीज का तो आपकी 3 से 4 लाइंस में डेफिशिएंसीज पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा डिजीजेस नहीं, आपके इसमें इतना एक्सटेंसिव नहीं लिखा हुआ। मोस्टली 1 से 2 इन्होंने डिजीजेस बताई हुई हैं डेफिशिएंसी से रिलेटेड। एक तो जनरल प्रॉब्लम्स हो गई जैसे वो जीआईटी से रिलेटेड होती है, एक होती है स्पेसिफिक रिलेटेड टू डिजीज, जैसे विटामिन बी 1 की उन्होंने बेरी बेरी बताई थी। तो बाकी जो जनरल बताई गई जैसे जीआईटी से मसला हो गया या फिर कोई नॉर्मल दूसरे मसले हो गए, तो आप जब डेफिशिएंसी लिखने लगोगे तो 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। इंट्रोडक्शन भी आप लोगों ने 3 5 5 7 लाइन्स का लिखे। एनिमल्स और प्लांट सोर्स के जो सोर्सेज बताएंगे वो भी 5 से 7 लाइंस के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। तो मेजर क्वेश्चन आपने जो मेजर आपका क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा वो आपके फंक्शंस पे होगा। तो ये आपके फंक्शंस आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से इनको याद करना है। ये आपके विटामिन बी जो है वो आज कंप्लीट हुआ है। मैं आपको ना छोटा से उसमें दिखाती हूँ एक, कि किस तरीके से आप इसको थोड़ी उसके अंदर कन्वर्ट करके ना, थोड़ा करके इसको कवर कर सकते हो। Recording in progress. अब जैसे देखिए ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़े वाइटामिन्स बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर ये शुरू में जो हीट स्टेबल वगैरह वाला इंट्रोडक्शन था, अब ये विटामिन ए है। अब विटामिन ए कितनी डिटेल में आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग वाइज जो है इस क्वेश्चन को भी आप अगर आप इसी तरीके से लिखना शुरू करोगे तो ये 1 से 1.5 पेज पे आ जाएगा। इसमें आप ये जो मेन बुलेट्स हैं इनको हेडिंग्स बना के इन लाइंस को उन हेडिंग्स के आगे भी लिख सकते हो। जैसे ये विजुअल प्रोसेस आप जो है हेडिंग बना के, रिप्रोडक्शन प्रोसेस आप हेडिंग बना के उसके आगे ये लाइन लिख दो। स्किन आप हेडिंग बना के उसके आगे लाइन लिख दो। टीथ एंड बोथ हेडिंग बना के उसके आगे ये लाइन, एंटीऑक्सीडेंट बना के उसके आगे ये लाइन लिख दो। तो आप इन बुलेट्स को एज अ बुलेट्स भी लिख सकते हो और हेडिंग्स बना के भी इसके नीचे लिख सकते हो। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। अब ये बी 12, अब बी 12 हमने हम कितना एक्सटेंसिव पढ़ा है। तो बी 12 जो है उस वो हो गया। उसके अलावा जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये बी 1 हो गया। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि शुरू में इंट्रोडक्शन, देन सोर्स, फंक्शन, डेफिशिएंसी, ये आपके 4 जो है वो हेडिंग्स है। और इस तरीके से आपने अपने सारे विटामिन जो हैं इस तरीके से कवर करने हैं।